हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लास। हमारी अब तक जो क्लास हुई है उसमें हमने क्या खत्म किया है? काइनेमेटिक्स खत्म किया है 1 और 2D मोशन का। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। अब हम कॉन्टिन्यूअसली इस चैप्टर को खत्म करेंगे, डायनामिक को। पहले काइनेमेटिक्स आती है आपकी, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो पहले आप एक बार जो हमने 4 लेक्चर किए हैं काइनेमेटिक्स की उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बेसिक से चलोगे तो आपको ज्यादा ठीक से समझ आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताना चाहती हूँ, ठीक है। आपको पहले वो समझना है। जो हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है उसको हम गैलीलियो लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं, हमें गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसके नाम से भी हम इस वाले मोशन को जानते हैं। तो क्या कहते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ? इतना हमें सबने सुना है आज से पहले कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब ये डेफिनेशन हम बहुत छोटी क्लास में समझ लेते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो हम अभी तक नहीं समझ पाते, ठीक है। तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब मैंने अभी ये बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चे सोचेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स तो लगाया ही नहीं जाए। सही बात है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, फोर्स ना लगाया जाए इसका मतलब फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी के रेट में चेंज होना। वेलोसिटी के रेट में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन जीरो है ना, इसका मतलब ये है बच्चा, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल स्टार्टिंग भी यही थी और फाइनल भी यही थी। वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मोशन में है, तो वो क्या है आपका? मोशन में ही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और रेस्ट में है तो u अगर आपकी ये है तो v भी क्या है? जीरो। मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? चेंज क्या है? जीरो। सॉरी, v माइनस यू क्या है? जीरो। v माइनस यू क्या है? जीरो। चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। वेलोसिटी में चेंज होना ही तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो चेंज हो रहा है, मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है। और एक्सेलरेशन जीरो है सॉरी सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है, उसका मतलब क्या है बच्चा? आपका फोर्स जीरो है। और फोर्स जीरो है इसका मतलब जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसका मतलब समझ आया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सॉरी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है बच्चा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, until एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा आपका? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए मतलब बच्चा एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्योंकि हमारा फोर्स क्या होता है बच्चा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर कोई बॉडी है यूनिवर्स में, वो एग्जिस्ट करती है, तो उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा। मास तो जीरो हो नहीं सकता अगर फोर्स जीरो है। तो क्या जीरो होगा आपका? एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो जो हमने आज तक की डेफिनेशन पढ़ी है उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, एक्चुअल मीनिंग ये है, ठीक है।
न्यूटन के फर्स्ट लॉ से पहले जो हमने ये फोर्स वाला टॉपिक लिखा हुआ है ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया आपको। आप जाके एक बार चैनल पे जाके विजिट करोगे तो आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। फोर्स क्या होता है बच्चा, या तो पुल होता है या पुश होता है। जो पुल और पुश करते हैं हम वो क्या प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस कर देता है या तो आउटपुट देता है, या सिर्फ कोशिश करता है, दे नहीं पाता। जैसे मैं इस बोर्ड को मान लो मैंने यहाँ से हटाना है तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और मैं इधर ले आई तो मैंने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया एक चेंज। लेकिन अब बोर्ड व्हाइट बोर्ड के बाद मुझे किस पे फोर्स लगाना है, दीवार पर फोर्स लगाना है। मेरा दिमाग ऐसा कहता है मुझे दीवार ही चेंज करनी है। तो ऐसा थोड़ी ना मैंने दीवार पे फोर्स लगाया और दीवार मूव कर गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उस चीज को क्या लिखा है, टेंड्स टू प्रोड्यूस। या तो प्रोड्यूस करेगा चेंज या फिर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। वॉल पे जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, टेंड्स टू प्रोड्यूस कर रही हूँ। क्या क्या प्रोड्यूस करने का कोशिश कर रही हूँ, एक चेंज। किसमें चेंज, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है वो रुकी भी हुई हो, या फिर उसको या तो मैं रोक दूं या फिर टेंड्स टू स्टॉप ए बॉडी। अब भाई जब प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मली बोर्ड को हटाया तो मैंने क्या कर दिया, इसको मोशन में ला दिया। अगर ये इधर था तो मैंने इसको रेस्ट पे ला दिया। ठीक है, तो क्या करना है, फोर्स क्या होता है आपका, एक पुल और पुश होता है। या तो प्रोड्यूस करता है चेंज, किसमें करता है, कोई भी आपका एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो, कोई भी आपका एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो एक बॉडी का, उसमें प्रोड्यूस करता है चेंज, या फिर टेंड्स टू प्रोड्यूस करता है। या तो प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है एक यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। टेंड्स टू स्टॉप ए बॉडी विच इज इन मोशन। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा, मोशन होती है, सॉरी न्यूटन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। उसको ऑनर देने के लिए हमने इसकी यूनिट क्या रख दी, न्यूटन रख दी। न्यूटन क्या, जो फोर्स होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूं। अगर मैं ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये इधर जा रहा है। ये हो गया एक केस कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन इसका दूसरा केस भी होता है, मान लो मैंने क्या किया, इधर फोर्स लगाया लेकिन मेरी बॉडी किधर मूव होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लो आप रस्सा रस्सी का खेल खेल रहे हो, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा बच्चा, अगर मैं हारने वाली हूँ, मेरी टीम हारने वाली है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर फोर्स लगाऊंगी लेकिन मेरी बॉडी कहाँ मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो आपका फोर्स होगा ना, फोर्स होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी हो सकता है। तो जो हमारा फोर्स है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच ए फोर्स इज डायरेक्टेड इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, वो आगे की साइड जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। उससे पहले हम इनर्शिया नाम का एक टॉपिक आता है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑब्जेक्ट जिस भी प्रेजेंट स्टेट में होता है ना, जिस भी प्रेजेंट स्टेट में होता है, वेदर इट इज रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन, जिस भी प्रेजेंट स्टेट में होता है, इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो उस चेंज को क्या करने की कोशिश करती है, उस प्रेजेंट चेंज में चेंज लाने की कोशिश करती है, वो होती है इनर्शिया। जैसे एग्जांपल से पहले ये देखो, इनर्शिया होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे अपोज ओनली चेंज इन देयर प्रेजेंट स्टेट। मान लो मेरी बॉडी है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो मेरी बॉडी किस में है, अभी रेस्ट पोजीशन में है। तो इनर्शिया क्या करेगी, मेरी जो बॉडी रेस्ट में है ना, उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगी। उसमें क्या लाने की कोशिश करेगी,
चेंज लाने की कोशिश करेगी। और मान लो मेरी बॉडी क्या कर रही है, मैं रनिंग कर रही हूँ, तो चेंज लाएगी, तो वो अलग इनर्शिया हो जाएगा। खड़ी हूं, अब चेंज लाना चाहेगा तो अलग इनर्शिया हो जाएगा। तो ऐसे इनर्शिया होता है सॉरी द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट दे अपोज मतलब इग्नोर करती है मतलब इग्नोर नहीं करती, दे अपोज मतलब अगेंस्ट ओनली चेंज इन देयर प्रेजेंट स्टेट। कि अगर मैं बैठी हुई हूं ना तो मेरी बॉडी तो क्या करेगी, बैठना चाहेगी, बट उसमें क्या करना है, अपोज करना है। तो इसकी 3 टाइप होती है, एक होता है इनर्शिया बाय रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया डायरेक्शन। रेस्ट में है, और अगर हमें रेस्ट से जैसे देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इनर्शिया इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट है और ये आना भी चाहिए। बारी कर देते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जो बॉडी का मास होता है ना, वो इनर्शिया से क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जो मास होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड किससे होता है, इनर्शिया से होता है। इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। बॉडी के मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना बॉडी का ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया लगेगा। जैसे मेरे पास ये है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मार्कर बोलते हैं जिसको। अगर मान लो ये रेस्ट में है, अब इनर्शिया अगर इस पे लगेगा तो इसकी रेस्ट पोजीशन है ना, इसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, रेस्ट है। और इनर्शिया का काम क्या है, जो प्रेजेंट स्टेट होती है ना, जिस भी प्रेजेंट कंडीशन में होती है, तो इसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, रेस्ट है। अब इनर्शिया क्या करेगा, इसको बोलेंगे इनर्शिया बाय रेस्ट। क्या बोलेंगे, इनर्शिया किसमें, रेस्ट में। और ये डेफिनेशन कहती है कि इस रेस्ट को इनर्शिया क्या करेगा, मोशन में लाने की कोशिश करेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या करता है, इसको किस में कोशिश करेगा, मोशन में लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस व्हाइट मार्कर का मास बहुत कम है तो इनर्शिया भी क्या लगेगा, कम लगेगा। और यही मेरे पास क्या हो, यही मेरे पास कोई वुड की वो हो, चेयर हो। अब चेयर क्या है, आपकी रेस्ट पोजीशन में है। अब चेयर को आपको क्या करना है, उठा के दूसरी जगह पे रखना है। क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो मुझे उठाने में जो इनर्शिया लगेगा, उसका इनर्शिया भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो कंडीशन समझ आई। जो भी है आपका इनर्शिया बाय रेस्ट है, ऑफ मोशन जो भी है, तो रेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मार्कर है, जैसे आपका मार्कर क्या है, आपका रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट से किस में लाएगा, मोशन में लाएगा। और इनर्शिया बाय मोशन में क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, आपका मोशन में रहेगा। जैसे साइकिल है, साइकिल हम चला रहे हैं, तो अगर हम एक बार पैडल मार देंगे ना, तो वो जो पैडल है एकदम थोड़ी ना रुकता है, नहीं रुकता ना। हमारा फैन है, फैन अगर चल रहा है 4 की स्पीड पे फैन चल रहा है, लेकिन एकदम से हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता वो रुक जाता है, एकदम से तो नहीं रुकता वो मतलब धीरे धीरे रुकता है। ठीक है, तो ये मोशन की कंडीशन है। तो मोशन से रेस्ट में लाने के लिए इनर्शिया काम करता है।
सेकंड में रेस्ट से समझ आया, इसका मतलब नहीं है रेस्ट में लाते हैं, इसका मतलब ये है कि रेस्ट में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, रेस्ट है, रेस्ट से किस में लाएंगे, मोशन में लाएंगे। और मोशन क्या कहता है, ऑब्जेक्ट पहले ही तुम्हारा मोशन कंडीशन में है, उसको किस में लाओगे, रेस्ट में लाओगे। डायरेक्शन कहता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, आपको उसकी डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। आपको ये याद रखना है कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना इनर्शिया ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा। जैसे कि एक साइकिल चल रही है और एक ट्रक चल रहा है, साइकिल चल रही है, साइकिल को मुझे क्या करना है, डायरेक्शन के एग्जांपल लिखती हूँ, साइकिल को मुझे यहां से इधर मोड़ना है, तो साइकिल का जितना मास है उतना इनर्शिया हो जाएगा, उतना ही फोर्स लगता है एक साइकिल को ऐसे टर्न करने में। लेकिन यहीं पे एक ट्रक होगा, ट्रक का कितना मास है, अब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, और उतना ही ज्यादा फोर्स लगता है। तो आपको ये मेन कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है। और इन तीन इनर्शिया में क्या है, जब रेस्ट आता है, इनर्शिया की कितनी टाइप होती है, तीन टाइप होती है। जब रेस्ट होता है तो उसका मतलब ये होता है रेस्ट, आप ये याद रखना कि रेस्ट आ रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो रेस्ट मतलब उसकी प्रेजेंट स्टेट है, और इनर्शिया करता है जो उसकी प्रेजेंट स्टेट होती है ना, उसमें चेंज करता है इनर्शिया, ठीक है। ऐसे क्या होता है, मोशन, मोशन मतलब प्रेजेंट स्टेट मोशन है, मोशन से किस में लेके आएगा, रेस्ट में लेके आएगा। डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, हमें उसकी डायरेक्शन क्या करनी है, चेंज करनी है, ये कहता है इनर्शिया। सिंपल ही समझ आया। इनर्शिया कहता है ये एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसकी प्रेजेंट स्टेट में क्या लेके आती है बेटा, चेंज लेके आती है, अपोज करती है। प्रेजेंट स्टेट का क्या करती है, अपोज करती है। रेस्ट है, उसका अपोज करके उसको मोशन में ले आएगी, मोशन है, उसका अपोज करके उसको रेस्ट में ले आएगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसका अपोज करके दूसरी डायरेक्शन को ले आएगी। ये आपका इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के लॉज। क्या कहते हैं न्यूटन के लॉ। उससे पहले हमें ये चीज पता होगा कि जो हमारा फोर्स होता है ना बेटा जी, जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, अभी हमने पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब 5 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, तो फिजिक्स में जो ये 5 होता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो पता ही है आपको, ये डायरेक्शन है। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म को क्या बोला जाता है फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। सेकेंड, जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो mLT-2 होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो अब हम करेंगे कि ये कहां से आया, जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बेटा जी, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है ना, अगर आपको ये याद है तो भी आप बना सकते हो, जैसे कि m केजी किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, m लिख दिया, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ लिख दिया, अपॉन में तो मतलब t नीचे है, ऊपर जाएगा तो t की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर है, तो ये अपॉन में, अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे इसका मतलब ये है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी को किससे लिखेंगे, m से, लेंथ है मीटर, नीचे क्या है टी स्क्वायर, तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकती हूँ mLT-2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी को यूनिट याद है तो वो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकता है, और किसी को डायमेंशन फॉर्मूला याद है तो वो यूनिट लिख सकता है। ये फोर्स के बारे में कुछ चीजें थी, ठीक है। अभी हम अपना न्यूटन का लॉ स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको शायद समझ आ गया हो, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो।
अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो जीरो। अगर एक यूनिवर्स में कोई भी बॉडी है मतलब उसका मास है, मास कैन नॉट बी जीरो। अगर एक बॉडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो मास जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। और अभी हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले ही कि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो होता है। अब जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ गया, इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी को, और u किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी को। इसका मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 कर दूं, -5 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है और इनिशियल भी जीरो है, सॉरी इनिशियल फाइनल भी 5 है और इनिशियल भी 5 है। मतलब जो स्टार्टिंग में चल रहा है लास्ट तक भी वही चल रहा है। बॉडी किस में हो गई, मोशन में हो गई, है ना। बॉडी किस में हो गई, मोशन में, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी तब भी इतनी थी और लास्ट तक भी वो इसी में ही चल रही है। मतलब बॉडी किस में है, मोशन में है। बॉडी के मोशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गया आपका, जीरो। और यही क्या कहता है सॉरी यही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये इस बात को प्रूव भी करता है, ठीक है। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म और पढ़ेंगे जो कि क्या बताता है, जो बताता है मोमेंटम। एक टर्म है मोमेंटम, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूटन का सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे। आज से पहले हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा है ना। क्वांटिटी ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, एक बॉडी जिसका कुछ मास होगा, जब मैंने बॉडी बोल दिया दैट मीन उसका कुछ मास है, और उसमें v मतलब कुछ वेलोसिटी भी है, उसकी कुछ वेलोसिटी भी है ना। एक क्या बोला मैंने, एक बॉडी जिसका मास m है और वो कितनी वेलोसिटी से चल रही है, v वेलोसिटी से चल रही है, तो वो उस बॉडी का क्या कहलाएगा, मोमेंटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा, मोमेंटम कहलाएगा। अब बात ये आती है कि मैंने ये कह दिया क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि मोशन की कितनी क्वांटिटी है, ये मेन चीज है। अब जैसे देखो एक बॉडी जिसका मास तो है, कुछ मास है उसका, मान लो 5 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है, जो भी मास है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई इसका मतलब मोमेंटम जीरो हो गया, मोमेंटम जीरो हो गया इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन तो है ही नहीं, क्वांटिटी ऑफ मोशन तो है ही नहीं, उसमें मोमेंटम होगा ही नहीं। फिर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, अगर हमारा मास तो जीरो हो नहीं सकता, वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाएगी। इसका एक केस और भी होता है कि अच्छा क्वांटिटी ऑफ मोशन इस पे रिप्रेजेंट डिपेंड करती है, तो मतलब मास तो कुछ भी हो, कम है ज्यादा है, लेकिन अगर वेलोसिटी थोड़ी हो, जैसे एक तो वो है साइकिल है, साइकिल आपकी किस स्पीड से जा रही है, दो दोस्त आपस में बात करते जा रहे हैं और आपकी साइकिल से टक्कर हो गई, तो साइकिल की वेलोसिटी क्या ही होगी, नॉर्मल होगी ना, आपके पैर पे चढ़ जाएगा वो जो टायर है उसका, तो उससे आपकी क्वांटिटी ऑफ मोशन देख लो कितना होगा, उतना ही आपका मोमेंटम हो जाएगा। और यही आपका अगर ट्रक है
और ट्रक की जो भी वेलोसिटी होगी वो आपके ऊपर से चला जाए तो फिर क्या होगा? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन डायरेक्टली किस किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे डिपेंड, मतलब इस पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन ज्यादा किस पे करेगी? आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। एक तो आपकी बाइक आ रही है 10 की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना, और एक आ रही है आपकी 70 की स्पीड से। तो वेलोसिटी तो वो कर रही है, डिफाइन कर रही है कि मतलब डिनोट कर रही है कि आपका क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है। तो मोमेंटम समझ आया? एक बॉडी जिसका मास m है और v वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो वो उसका क्या बन जाता है? मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये लीनियर मोमेंटम होता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हो रहा है। जब यही किस में होता है? आपका सर्कल में होता है तो उसको लीनियर ना बोल के एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी? एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा। क्या होता है? जो फोर्स होता है ना, फोर्स क्या होता है? पुल और पुश टू प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस टू चेंज इन ए यूनिफॉर्म बॉडी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं। तो जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें क्या होता है हमारा ये के डी पी, पहले इसको सोल्व कर देते हैं। जो हमारा मोमेंटम है वो अभी हमने पढ़ा बच्चा, क्या होता है? m इंटू वी। अब मास तो भाई मेरे घर पे कितना है? 60 kg है। ठीक है, आपके घर पे भी 60 रहेगा ऐसा तो है नहीं, चेंज हो जाएगा, मास तो कांस्टेंट होगा ना। तो जो कांस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मान लो कितने बजे हुए हैं, अभी आपके 3:30 हुए हैं, तो 3:30 पे मेरा वेट 65 हो गया और इवनिंग के टाइम 6 o'clock मेरा वेट कितना हो जाएगा? 70। ऐसा तो नहीं है, क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना। तो जो मास है वो क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी? बाहर आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ चेंज होगी और वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज होती है तो वो क्या बन जाता है? आपका एक्सेलरेशन बन जाता है। और एक्सआई के लिए जो आपका ये है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यही आपका क्या होता है? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके बारे में मैंने इसका यूज करके हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया था, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ का यूज करके हमने थर्ड लॉ बताया था। अब हम एनडीए की तैयारी थोड़ी स्पीड से करेंगे क्योंकि इसमें ये होता है कि पहले तो ये जो हम जितने मतलब थ्योरी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो नॉन टेक वाले बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जिसने पहले ही 9th 10th 11th में ये सब पढ़ी हुई है उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, इतना बेसिक कराने के बाद बेसिक जैसे हम थोड़ा स्पीड से लेंगे क्योंकि मुश्किल से हमारे 6 से 7 मतलब वो है टॉपिक है, जैसे काइनेमेटिक हो गई, डायनामिक हो गई, ये हो गए ऑप्टिक्स हो गई, ग्रेविटेशन हो गई, ऐसे ऐसे ये 7 से 8 टॉपिक है। उसके बाद हमें जो पूरा मार्च फोकस करना है, किस पे करना है? सॉरी, प्रीवियस ईयर एग्जाम पे फोकस करना है। और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं शॉर्ट्स के थ्रू लेके आऊंगी। किसके थ्रू लेके आऊंगी? शॉर्ट्स के थ्रू लेके आऊंगी। तो आपको क्या करना है? थ्योरी यहाँ से पढ़नी है और सारे क्वेश्चंस आपको वहां से करने हैं। बाद में एक 1 शॉट लेके आएंगे जो हमारे किसको क्लियर करेगा? कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। ठीक है, तो अभी जिन भी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं वो जल्दी से अपने एग्जाम फिनिश करके आप इनको रेगुलर देखें क्योंकि इस बार हमें सिलेक्शन पक्का लेना है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि मैम हमें ये चीज समझ नहीं आई, तो हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है ना। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो 110% हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। वो क्या कहता है, एवरी इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मेरे पास एक बॉल है, बॉल को मैंने कहा सामने वाली बॉल पे हिट करूंगी, अब जिस स्पीड से मैं हिट करूंगी ना वापस आएगी, उल्टी आएगी, उसके लिए तो अपोजिट हो गया, और उसी फोर्स से वो वापस आएगी। अगर मैं धीरे से मारूंगी वो धीरे से आएगी, अगर मैं स्पीड से मारूंगी वो स्पीड से आएगी। तो इक्वल तो ये चीज रिप्रेजेंट हो गई। अपोजिट मतलब मैंने यूं मारा, मैंने मारा वॉल पे तो वॉल ने मारा मुझ पे उल्टा, तो ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपकी न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब बात आती है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मैं लिख रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा, आपको अपने हाथ से फॉर्मूले लिखने हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे इससे क्या होगा, अरे भाई होगा, आप सिर्फ लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जब आप क्वेश्चंस देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा। वो मैंने लिखा था, वहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो कल से हम और भी लंबा लेक्चर लेंगे, 1 आवर का लेक्चर लेंगे, क्योंकि जो बच्चों ने अभी स्टार्टिंग की है उनके लिए अभी थोड़ा सिमिलर सा हो गया, क्योंकि हमने पहले फोर्स पढ़ा, फिर इससे मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है ना, तो फिर आपको थोड़ा फैमिलियर होने लगे होंगे अभी टर्म्स। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम और लेंगे और लेक्चर को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कुछ समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।